नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। अब अखंड भारत में बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन था, लेकिन आज भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आया। बीजेपी की राहुल से माफी की मांग, तो वही कांग्रेस की अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग। एक रिपोर्ट देखिए। विदेश में राहुल का आरोप, देश में सरकार का वार। जनता का करो काम, बंद करो संसद में संग्राम। संग्राम नहीं, संवाद कीजिए, संसद में कुछ काम कीजिए। राहुल के विदेश में लगाए गए आरोप पर संसद में संग्राम है। राहुल गांधी भी अपने अंदाज में जवाब देने को बेचैन हैं। राहुल ने साफ कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल ने पीसी कर अपनी बात का इजहार किया, जिसका जवाब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया। भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ हंगामा है, शोर है, जुबानी जंग है। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, फिर चाहे वो सदन के बाहर हो या अंदर, संसद से लेकर सड़क तक चुनाव में वादे करने वाले माननीय भिड़े हुए हैं। 4 दिन से आ रही तस्वीरें पूरी कहानी खुद बयां कर रही हैं। सोमवार को संसद सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई, राहुल के विदेश में लगाए गए आरोप पर सत्ता पक्ष ने एक एक कर निशाना साधना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। इस बार वार सरकार को था कि डिफेंस की जिम्मेदारी सदन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली और अदानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। पक्ष और विपक्ष की जंग संसद की 4 दीवारी से बाहर निकली तो बिखरे विपक्ष ने एकजुट दिखाने की कोशिश करते हुए मंगलवार को अदानी मामले में जेपीसी की मांग में ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। मार्च तो नहीं निकला, मगर सरकार पर जुबानी तीर जरूर चलाए गए। रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग
ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। संसद की कार्यवाही की अगर बात करें तो एक दिन में 10 करोड़ से ऊपर का खर्च आता है, लेकिन शोर हंगामे के चलते ये पैसा पानी की तरह बहता नजर आ रहा है। और अब तो यही कहा जा सकता है कि संग्राम नहीं, संवाद कीजिए, संसद में कुछ काम कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, इसी बीच यूरोप में रूस यूक्रेन के युद्ध पर ब्रेक लगवाने में भारत की कोशिश को नोबेल प्राइज कमेटी की ओर से सराहा गया। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोजे ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति को समझाया वो काबिले तारीफ है, और यही वजह है कि नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर एसले तोजे ने पीएम मोदी को शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। अब की बार पीएम मोदी नोबेल के दावेदार। पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार की पहल। मोदी जंग खत्म कराएंगे, नोबेल का नॉमिनेशन पाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। पीएम बनने के बाद दुनिया में उनकी लोकप्रियता आए दिन बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से जारी है, और इस युद्ध पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी लगातार कोशिश में जुटे हैं। इस कोशिश को नोबेल प्राइज कमेटी की तरफ से सराहा गया है। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर एसले तोजे ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहद भरोसेमंद नेता हैं और दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। Prime Minister Modi's statement was more an expression of hope than of reality, because unfortunately two great powers, Russia and the United States, are very close to coming to blows. And I think the signal from India is this is not the way we should resolve disputes in the world today. And I think that he has the vast majority of the world's population behind him in this statement. दरअसल नॉर्वे से नोबेल प्राइज कमेटी की टीम भारत पहुंची है। ये वो कमेटी है जो पीस प्राइज का विजेता तय करती है, और इसी कमेटी के अहम सदस्य एसले तोजे का स्टेटमेंट बता रहा है कि दुनिया की दिग्गज संस्था का पीएम मोदी को लेकर क्या नजरिया है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले साल समरकंद में एससीओ की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और उस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युग युद्ध का नहीं है। इस मुद्दे पर मैंने आपसे बात की थी। आज हम इस पर बात करना चाहेंगे कि शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जा सके। पीएम मोदी के स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने सराहा था। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कह चुके हैं कि पीएम मोदी ने दुनिया को परमाणु जंग से बचाया, और तो और दुनिया के कई देशों को लगता है कि रूस यूक्रेन जंग को पीएम नरेंद्र मोदी ही खत्म करवा सकते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि वॉर को द एंड करवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम रोल निभा सकते हैं। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि पुतिन के लिए युद्ध को रोकने के लिए अभी समय है। मैं पीएम मोदी से कहना चाहूंगा कि इस जंग को रोकने के लिए वे जो भी प्रयास करेंगे, उस फैसले में अमेरिका उनके साथ होगा, और उस प्रयास का हम स्वागत करते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के विदेशी और सुरक्षा सलाहकार जेंस प्लॉटनर ने कहा था, मॉस्को में दिल्ली की आवाज साफ रूप से सुनी जाती है, और ये महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी न केवल जंग पर ब्रेक लगाने के लिए जुटे हुए हैं, बल्कि दुनिया में जब भी आपदा आती है, बिना वक्त गंवाए मोदी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था। मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया था, वो भी तब जब तुर्की कई बार भारत के खिलाफ स्टैंड ले चुका है, जम्मू कश्मीर को विवादित मसला बता चुका है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्य मदद दे चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और राहत टीम भेज दी।
यही वजह है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में विश्व के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 22 देश के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता और जंग को खत्म कराने की कोशिश नोबेल कमेटी को काफी रास आ रही है। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी को नोबेल अवार्ड के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, पीएम मोदी की मुरीद दुनिया कई बार हुई है। ऐसे में आपको पिछले कुछ दिनों में उनके तारीफ करने वाली बातें बताते हैं। फरवरी 2023 सबसे पहले भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत ने तुरंत मदद भेजी और इसकी काफी सराहना की गई। इसके बाद सितंबर 2022 जब यूएनएससी ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की। वहीं सितंबर 2022 में यूएनएससी में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम की जमकर तारीफ की। अगस्त 2022 जब भारत की नीतियां पूरी तरीके से आजाद मुल्क जैसे इमरान खान और इसका जिक्र किया गया। मई 2022 पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों को कोरोना से बचाया, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह पीएम मोदी की खूब सराहना की गई। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शूटर्स पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हाँ, जो सबूत एक एक करके हाथ लग रहे हैं वो पुलिस को आरोपियों के करीब जरूर ले जा रहे हैं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देवरिया जेल में साजिश, प्रयागराज में शूटआउट। हत्याकांड पर योगी का पारा हाई। बत्तीस सेकंड का नया वीडियो, नया खुलासा। उमेश पाल और असद में हाथापाई, गोली चलाता असद, जान बचाती महिला, अंदर भागता गनर, बमबाज ने फेंका बम। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंककर तस्वीर धुंधली करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उससे पहले मौत का तांडव कैमरे में कैद हो चुका था। ये तस्वीरें उमेश पाल के घर की गली की है। तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि कैसे माफियाओं ने मौत के खेल को अंजाम दिया। 32 सेकंड का वीडियो अतीक अहमद के आतंक को साफ दिखा रहा है। अब पहले जो वीडियो सामने आए थे उनको भी देख लीजिए। इसके पहले जितने भी फुटेज सामने आए थे वो गली के बाहर के थे, जहां उमेश पर सबसे पहले हमला हुआ था। हमले में उमेश और उनके दोनों गनर संदीप और राघवेंद्र भी मारे गए थे। उमेश का घर इसी गली में है। सड़क से उनके घर का यही रास्ता है। पड़ोस में उमेश के भाई और रिश्तेदारों के मकान हैं और गोली लगने के बाद उमेश जिस घर में घुसे वो उनके भाई का है। 32 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि उमेश पाल अपने घर की तरफ जा रहे हैं। पीछे से अतीक का बेटा असद आता है। दोनों में हाथापाई होती है। असद 2 फायर करता है। उमेश बचते हुए अपने भाई के घर में घुस जाते हैं और इतने में गुड्डू मुस्लिम बम चला देता है। इस हमले में असद का सुरक्षा कर्मी घायल हो जाता है। उमेश पाल की हत्या की साजिश 2019 में देवरिया जेल में रची गई, जहां उस वक्त अतीक जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन जेल के अंदर से उसका नेटवर्क पूरे तरीके से काम करता है। नेटवर्क की कहानी 2019 में लिखी गई। इस एफआईआर में साफ साफ नजर आ रही है। 2019 में अतीक ने जेल के अंदर से धमकी दी थी कि मुझे सजा दिलवाना चाहता है, उमेश पालवा को जान दिन मरवाऊंगा। 15 दिन नेशनल टीवी चली, इसलिए मुखबिरी भी तू करेगा, नहीं तो तू भी उसके साथ जान से मारा जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर्स पर इनाम घोषित है। पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी के बावजूद अब तक शूटर्स को पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं पुलिस अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा कस रही है।
बरेली जेल के 1 साल पुराने सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अशरफ से जेल में मिलने कौन कौन लोग आते थे। दूसरी ओर अशरफ की पत्नी जैनब का कहना है कि अशरफ की जेल ट्रांसफर करने के नाम पर पुलिस कोई बड़ी घटना करना चाहती है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को 2 महिलाओं की तलाश है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर जहां हत्या की साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है, तो वहीं रुखसार पर आरोप है कि हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार उसी के नाम पर थी। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम है। उधर फरार 5 शार्प शूटर्स पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। ये राशि शुरुआत में 50,000 थी और फिर 2.5 लाख हुई। असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, अरमान और साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें इन्हें पकड़ने के लिए 2 देश, 8 राज्य, 13 जिलों में 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है। जिन राज्यों में छापेमारी की गई उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात और पंजाब, महाराष्ट्र शामिल है। इस हत्याकांड के हर शूटर को गिरफ्तार करने के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही है। 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया है, जबकि 4 टीमें पूछताछ और तलाशी के दौरान मिलने वाली अहम जानकारियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है। एसटीएफ के प्रदेश में टॉप इंस्पेक्टर्स की टीम को इनमें लगाया गया है। यही नहीं, अतीक गैंग की फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने भी प्रयागराज में डेरा डाला है। अब देखना ये होगा कि कब तक अतीक गुर्गे अपनी खैर मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको उस INS द्रोणाचार्य के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समंदर के अर्जुन को तैयार करता है। INS द्रोणाचार्य में ट्रेनिंग दिया जाता है। नौसेना तटरक्षक जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नौसेना और तटरक्षक में ड्रिल और समारोह के लिए प्रशिक्षण। देश के प्रमुख प्रतिष्ठित गनर प्रतिष्ठान में शामिल। देश में एकमात्र नौसैनिक गनरी स्कूल ये माना जाता है। कई बार नौसैनिक अभियान में अहम भूमिका भी इसने निभाई। ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन पर गोलीबारी की थी। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त भी करवाया था। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में नवग्रह मंदिर का दौरा किया और वहां स्थित नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। उनके इस मंदिर दर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने कई गंभीर सवाल उठाए तो कुछ मौलानाओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। ऐसे में महबूबा मुफ्ती मंदिर दौरे पर घिरती हुई अब नजर आ रही है। पीडीएफ चीफ ने किया शिवलिंग का जलाभिषेक। मुफ्ती की पूजा को बीजेपी ने बताया ड्रामा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शिव परिक्रमा की। पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के हर हिस्से को देखा और वहां यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। महबूबा मुफ्ती के टेंपल रन पर अब विवाद बढ़ गया है। बीजेपी को मौका मिल गया, पार्टी इसे नौटंकी बता रही है। बीजेपी ने कहा कि साल 2008 में महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन के अलॉटमेंट का विरोध किया था और अब जलाभिषेक कर रही हैं। बीजेपी नेता काविंद्र गुप्ता ने कहा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, जल चढ़ा करके आया हूँ। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि कारण ये है कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती है। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। वहीं महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने का विरोध मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं। देवबंद के मौलाना ने कहा है कि महबूबा ने जो किया वो सही नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है। मंदिर पूजा पर महबूबा घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि न केवल बीजेपी बल्कि मौलाना भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। लिहाजा महबूबा मुफ्ती ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के मंदिर जाने पर बवाल नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें?
हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत लगाने में जुट गई हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के शिव मंदिर दौरे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पीडीपी चीफ शिव पूजा कर रही हैं, उससे वो खुद अपने समाज में घिर गई हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि महबूबा के मंदिर दौरे से भविष्य में आशीर्वाद मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।